कुसुमपुर में धनपाल और मनपाल रहते थे। वे दोनों पड़ोसी थे। दोनों बढ़ई का काम करते थे। नगर के पास ही नदी बहती थी। दोनों मित्र नाव में बैठकर नदी पार करते जंगल में चले जाते। वहां लकड़ी काटते, उसी से कुछ न कुछ बनाकर बेचा करते। धनपाल और मनपाल मेहनत तो काफी करते थे, लेकिन किसी तरह बस गुजर बसर ही कर पाते। वे सोचा करते कि क्या कभी उनकी गरीबी दूर हो सकेगी। एक दिन धनपाल और मनपाल जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक हाथी उनकी ओर चला आ रहा है। पहले तो वे डर गए, किंतु उन्हें लगा कि हाथी जैसे दर्द के कारण करहा रहा है। धीरे धीरे हाथी उनके पास आ गया। उसने एक टांग ऊपर उठाई हुई थी, उससे खून बह रहा था। उनके पास आकर हाथी पसर गया। धनपाल ने देखा कि हाथी के पांव में लोहे का टुकड़ा घुसा है। उसने मनपाल से कहा कि चमूरे से उसे बाहर खींचे। बड़ी कठिनाई से वह टुकड़ा बाहर निकल पाया। फिर उन्होंने कुछ पत्ते कुचल कर घाव में भरे। खून रोकने के लिए कसकर कपड़ा बांधा। हाथी का दर्द कुछ कम हो गया। वह उठकर वहां से गया नहीं। धनपाल और मनपाल हाथी को कुछ न कुछ खाने पीने को लाकर देते रही। कई दिन में हाथी भला चंगा हो गया और अपनी राह चला गया। एक दिन दोनों मित्र जंगल में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वही हाथी खड़ा है। उसके पास लकड़ी का ढेर लगा था। हाथी ने सूंड उठाकर दोनों का अभिवादन किया, मानो वह कह रहा था कि ये लकड़ियां तुम्हारे लिए है। दोनों मित्र हाथी के ऊपर ही लकड़ी लाद कर घर आ गए। अब तो हाथी उनका काम करने लगा। आए दिन वह लकड़ियां लेकर आ जाता। मनपाल और धनपाल की बहुत सी मेहनत बच जाती। उनकी आमदनी बढ़ती गई। इसी तरह बरसों निकल गए। हाथी बूढ़ा हो गया। एक दिन हाथी आया तो उसके साथ उसका बेटा भी था। वही जवान और सफेद हाथी आज लकड़ियां ढोकर लाया था। सूंड उठा उठा कर मानो धनपाल और मनपाल से जान पहचान कर रहा था। घर के बच्चों ने दोनों हाथियों को तरह तरह की चीजें खाने को दी। उस दिन के बाद बूढ़ा हाथी उनके घर फिर कभी नहीं आया। सफेद हाथी ने अपने पिता का काम संभाल लिया था। वही दोनों मित्रों को बढ़िया लकड़ी ला लाकर दिया करता। घर के बच्चों को पीठ पर बैठाकर सैर भी कराता। एक दिन सफेद हाथी नदी में नहा रहा था। तभी राजा शिवदत्त के हाथियों की झुंड को लेकर महावत वहां आए। उन्होंने सफेद हाथी को देखा तो राजा शिवदत्त तक खबर जा पहुंची। राजा ने सोचा कि ऐसा बढ़िया हाथी तो उसकी हाथी खाने में ही होना चाहिए। राजा ने सैनिकों से हाथी के मालिक का पता लगाने को कहा। खोजबीन करने पर धनपाल और मनपाल का पता लगा। राजा ने उनसे कहा कि वे उस हाथी को बेच दें। बदले में राजा ने दोनों को 10-10 हजार स्वर्ण मुद्राएं दी। वे तो फूले न समाये। सफेद हाथी राजा के यहाँ शोभा बढ़ाने लगा। धनपाल और मनपाल सुख से जीवन जीने लगे। राजा शिवदत्त को जल्दी ही सफेद हाथी से विशेष लगाव हो गया। राजा जब दरबार में आते तो हाथी सूंड में फूल भरकर द्वार पर उनका अभिवादन करता। वह रोज रोज का नियम ही बन गया। राजा शिवदत्त मानने लगे थे कि सफेद हाथी उनके लिए बहुत शुभ है। उसके आने के बाद हर तरफ से अच्छे समाचार मिलने लगे थे। राजा शिवदत्त अपने हाथ से हाथी को मीठा रोट खिलाया करते। जब भी सवारी करते तो उसी हाथी पर करते, मानो वह उनका कोई अभिन्न साथी हो। समय बीतता रहा। एक बार राजा शिवदत्त बीमार पड़े। उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। बीमार राजा भी सफेद हाथी को अपने पास बुलवा लेते, हाथ उठा उठाकर उसे दुलारते। हाथी भी अपनी सूंड उनके हाथ पर फिराता। जब हाथी को वापस ले जाया जाता तो उसकी आंखों से आंसू की धार बहती दिखाई देती। सचमुच वह राजा से बहुत स्नेह करता था। दूर दूर से बड़े वैद्य आए, तरह तरह से राजा का इलाज हुआ, पर वह ठीक ना हो पाए। एक दिन राजा चल बसे। राजमहल में शोक छा गया। अपने प्रिय राजा को खोकर सभी बहुत उदास थे। हाथी ने भी कई दिन तक कुछ नहीं खाया पिया, मानो वह भी सब कुछ समझ गया था। राजा शिवदत्त के मरते ही राज्य पर जैसे कहर टूट पड़ा। पड़ोसी राजा विजय चंद ने मौका दे दावा बोल दिया। शिवदत्त का एकमात्र पुत्र गणदत्त अभी केवल 8 साल का था। उसे राजतिलक करके सिंहासन पर बैठाया गया, लेकिन बालक गणदत्त
भला हमले का मुकाबला कैसे करता। कुसुमपुर की सेना हमलावर का मुकाबला करने को मैदान में जा डटी थी, पर अपने राजा के न होने से सैनिकों में जोश न था। युद्ध के मैदान में सेना का उत्साह बढ़ाने वाला कोई न था। इसी कारण संख्या में अधिक होने पर भी शिद्दत की सेना पीछे हट रही थी। विजय चंद्र को लग रहा था कि वह जल्दी ही शिद्दत के राज्य को जीत लेगा। गणदत्त की बात चलती तो वह हंसकर कहता, वह तो बच्चा है, उसे खिलौने से खेलना चाहिए, वह राजा बनने योग्य नहीं। कुसुमपुर का राजा तो मैं हूँ। गणदत्त बिल्कुल छुटपन से ही सफेद हाथी को देखता आया था। पिता के साथ अनेक बार उसने हाथी पर सवारी की थी। राजा बनते ही गणदत्त को भी सफेद हाथी से फूल भेंट करवाए गए थे। उसे यह भी मालूम था कि सफेद हाथी को राज परिवार के लिए शुभ माना जाता था। गणदत्त भी युद्ध के कारण परेशान था। वह जानता था कि उसकी सेना युद्ध के मैदान में हार रही है। उसका मन कहता था शायद सफेद हाथी हमारी मदद कर सके। एक रात गणदत्त को नींद न आई। कुछ देर तक बिस्तर पर लेटा हुआ सोचता रहा। फिर हाथी खाने की ओर चला गया अकेला। उसने किसी से कुछ ना कहा। गणदत्त जाकर सफेद हाथी के पास खड़ा हो गया। सफेद हाथी ने बालक राजा को देखकर कान हिलाए, फिर सूंड उठाकर अभिवादन किया, जैसे पूछ रहा हूँ राजा क्या बात है, इस समय कैसे कष्ट किया। बालक राजा ने भोलेपन से कह दिया, प्यारे हाथी, हम मुसीबत में हैं, राज्य पर हमला हो गया है, हमारी सेना हार रही है, हमारी मदद करो। सफेद हाथी ने सूंड हिलाई। पता नहीं वह कुछ समझा या नहीं। इसके बाद गणदत्त चुपचाप राजमहल में वापस चला गया। हाथी के सामने अपने मन की बात प्रकट कर देने से उसे संतोष हुआ था। अगले दिन सुबह महावत रोज की तरह हाथी को नदी पार ले गया, लेकिन वापसी में हाथी ने महावत के साथ जाने से इनकार कर दिया। वह अड़कर एक जगह खड़ा हो गया और फिर एक तरफ को भाग निकला। महावत उसे पुकारता रह गया, लेकिन हाथी जल्दी ही जंगल में गुम हो गया। महावत को हाथ मलते हुए पैदल ही राजमहल लौटना पड़ा। उसने राजा को पूरी घटना बता दी। सफेद हाथी क्यों और कहां चला गया, यह बात कोई न समझ पाया। अगले दिन बहुत सवेरे कुसुमपुर के बाहर मैदान में सैकड़ों हाथी जमा थे। सफेद हाथी सबसे आगे था। कुसुमपुर के सैनिक उन्हें देख देख कर हैरान थे कि कौन उन्हें वहां ले आया है। लड़ाई शुरू हुई तो विजय चंद्र के सैनिक बहुत वीरता से लड़ने लगे, लेकिन तभी अचानक हाथियों की चिंगार चारों ओर गूंज उठी। जंगली हाथियों ने शत्रु सेना पर धावा बोल दिया, मानो तेज काली आंधी आ गई हो। शत्रु सेना के पास उन हाथियों का मुकाबला करने का साहस न था। सैनिकों के पांव उखड़ गए, उनके घोड़े डर के मारे चित्कार करने लगे। शाम तक मैदान खाली हो गया। हाथियों के झुंड जहां से आए थे अपने आप लौट गए। दूसरे दिन कुसुमपुर में उत्सव मनाया गया। सफेद हाथी वहां मौजूद था। उसने बालक राजा गणदत्त का अभिवादन किया, सूंड में ले लेकर फूल बरसाए।